अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम ये बात करते आए हैं कि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। हमने ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा, हमने क्रेब्स साइकिल को पढ़ा, लेकिन अभी तक कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई। आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या बकवास प्रोसेस है, पढ़ हम एनर्जी बनाने के बारे में रहे हैं लेकिन अभी तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ये वही लेक्चर है जिसमें अब हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। हम ये जानते हैं कि इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में कुछ कोएंजाइम्स प्रोड्यूस हुए थे। उन कोएंजाइम्स को हम NAD और FAD के नाम से जानते हैं, FADH और NADH के नाम से जानते हैं। इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना बेहद ज़रूरी है कि जो एक NADH होता है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है और एक FADH हमारे पास 2 ATP प्रोड्यूस करता है। इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। यानी कि यहाँ से ये बात साबित हो जाती है कि जो एक NADH है वो एनर्जी में ज़्यादा क्वांटिटी रखता है FADH की निस्बत, यानी कि एक NADH हाई एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है एज़ कम्पेयर टू FADH2 या FADH। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 4 कॉम्प्लेक्सेस पे मुश्तमिल होती है। 4 कॉम्प्लेक्सेस से क्या मुराद है कि जिस तरह से 4 स्टेजेस समझ लें, हर स्टेज में एक नया मॉलिक्यूल होगा। वो प्रोटीन हो सकती है, वो लिपिड भी हो सकता है। देखते हैं, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स होता है। NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम फेरिक सल्फेट के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड विटामिन B2 को कहते हैं, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एक विटामिन है और विटामिन B कौन सा? विटामिन B2, यानी कि NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो कि पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 कैरियर्स होते हैं, फेरिक सल्फेट और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसे विटामिन B2 भी कहते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका FADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स आ जाता है। FADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को FSC की बुक में कोएंजाइम Q कहा जाता है। कोएंजाइम Q को की जगह इसको हम यूबीक्विनोन भी कहा जा सकता है। ये एक नॉन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ये लिपिड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन नहीं होती और ये वाटर इनसोल्यूबल भी होता है क्योंकि ये एक लिपिड कॉम्प्लेक्स है। ये लिपिड से बना हुआ है और लिपिड चिकनाई चर्बियों को कहते हैं और चिकनाई या चर्बियाँ वाटर में क्या होती हैं? इनसोल्यूबल होती हैं। इसीलिए तो ये हमारे सेल के कंपार्टमेंट्स को बनाने में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ये साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। लिपिड एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है। तीसरा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स आ जाता है। साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स ये है। साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स के बाद चौथा कॉम्प्लेक्स हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो कि ये है। याद रखें कि साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? साइटोक्रोम्स प्रोटीन पिगमेंट कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें आयरन पाया जाता है और इनकी रिड्यूस फॉर्म पिंक कलर्स में होती है। चंद पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर इनके बारे में। वो चंद पॉइंट्स क्या हैं कि साइटोक्रोम सबसे पहली बात प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है। 4 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। दूसरी बात कि पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं, यानी पिगमेंट रखते हैं, कलरफुल होते हैं। तीसरी बात कि इनमें एक एटम होता है जिसको हम आयरन के नाम से जानते हैं, और जब ये रिड्यूस हो जाते हैं, जब इनमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाती है तो इनका कलर कौन सा हो जाता है? इनका कलर पिंक कलर हो जाता है। किस कलर के हो जाते हैं? ये आफ्टर रिडक्शन ये पिंक कलर में तब्दील हो जाते हैं। ये सारी बातें तो अहम और बुनियादी बातें थीं। इसके अलावा हम कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। उसके हवाले से हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक एटम है, उस एटम के 2 शेल है, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2। शेल नंबर 1 में एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज़ करें हम उसको एनर्जी देते हैं जो ब्लू कलर से इसकी तरफ बढ़ रही है। एनर्जी की एब्जॉर्प्शन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। ये हायर शेल में जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम जानते हैं कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब ये इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर शेल में गया था, उसी एनर्जी को ये लूज़ करके वापस इनर शेल या लोअर शेल में आएगा। तो ये एनर्जी जब ये इनर शेल में आएगा या लोअर शेल में आएगा, ये उसी एनर्जी को रिलीज़ कर देगा जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में किस तरह से एनर्जी रिलीज़ होने वाली है कॉम्प्लेक्सेस में। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। याद रखें कि जो NADH2 क्रेब्स साइकिल वगैरह में प्रोड्यूस हुए थे
वो इसी कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स से C1 के पास आएंगे और हाइड्रोजन्स को अलहदा करेंगे अपने से और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और 2 हाइड्रोजन अलहदा 2 इलेक्ट्रॉन अलहदा, और इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएंगे। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसको विटामिन B2 भी कहते हैं, उससे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरिक सल्फेट के पास। फेरिक सल्फेट से आगे कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, बिल्कुल बोहर के एटॉमिक मॉडल की तरह, जैसे हायर शेल से लोअर शेल में आके एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ कर सकता है, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नीचे आता जाएगा अपनी एनर्जी लूज़ करता जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे ज़हनशीन कर लेना बहुत ज़रूरी है कि जो FADH2 होता है, FADH2 डायरेक्टली साइटोक्रोम FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के पास जाके इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी अपनी ऑक्सीडेशन करता है और कोएंजाइम Q या यूबीक्विनोन, यहाँ पे नॉन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिपिडी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की रिडक्शन कर देता है। यानी कि FADH2 एक ऐसा कोएंजाइम है जो डायरेक्टली साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के पास जाएगा, जिसको हम FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। NADH2 पहले कॉम्प्लेक्स के पास जाके इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यानी अपनी ऑक्सीडेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की रिडक्शन करेगा, जबकि FADH2 दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास जाके अपनी ऑक्सीडेशन करेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसको FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है उसकी रिडक्शन करेगा। इसी तरह से FADH इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा कोएंजाइम या यूबीक्विनोन से, ये साइटोक्रोम C जिसको साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के पास, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और 2 हाइड्रोजन्स जो FADH2 या NADH2 लूज़ करते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन के थ्रू वो यहाँ लास्ट में आ जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, वाटर बन जाता है। कुछ अहम बातें, वो अहम बातें क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर कितने हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो 7 एक्सेप्टर है। कैसे, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आ जाता है आपका फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फिर फेरिक सल्फेट 2 हो गए, उसके बाद कोएंजाइम Q जिसको यूबीक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद 3 तो ये हो गए। उसके अलावा हमारे पास साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, इसी तरह साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 आ जाते हैं। यानी कि 3 हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स तो ये हो गए, और 4 हमारे पास ये, टोटल 7 हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स होते हैं। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ख़त्म हो जाता है टॉपिक। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। चंद बातों को हम रिवाइज़ कर लेते हैं, वो बातें क्या हैं, उन बातों को देखते हैं। हम ये जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है सेल के, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी में होती है, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। ये आ गई आपके माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे आउटर कंपार्टमेंट, और हम जानते हैं कि अंदर हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। यहाँ ये जो हाईली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है, इसी को हम क्रिस्टी कहते हैं, और इस क्रिस्टी पे F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं जिनको फंडामेंटल पार्टिकल, ऑक्सीजोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, और यही ATP सिंथेज भी होते हैं, यहीं से आपकी एनर्जी जनरेशन होती है। कैसे होगी इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।